हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज से हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कक्षा 12 गणित यानी कक्षा 12 का गणित यानी मैथमेटिक्स चल रहा था आपका। एनसीईआरटी की किताब से हम करा रहे हैं। एनसीईआरटी का सिलेबस हम करा रहे हैं। उसमें आपका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आव्यूह या इंग्लिश में बोले तो मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को हम सीखेंगे। आज का ये वीडियो मैट्रिक्स के बेसिक के ऊपर रहेगा, यानी कि मैट्रिक्स की बेसिक चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ये बेसिक आपने सीख लिया तो एक दो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी बेसिक से ही। ठीक है, सारी चीजें मैं यहाँ पर बता दूंगा, आप अपने आप भी करने लगोगे सवाल। बेसिक समझ लोगे तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो ये इस आव्यूह के लिए घर बनाते हैं, उसके लिए नींव रखी जाती है। ऐसे ही हम ये जो आव्यूह वाले में जितनी भी एक्सरसाइज है उनको करेंगे, तो उससे पहले मैं यहाँ पर नींव रख रहा हूं ताकि आप स्ट्रांग हो जाओ। ठीक है, दूसरी बात, आव्यूह के नाम से थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा होती है। कहीं कहीं पर आप देखोगे कि आव्यूह को मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं पर इंग्लिश में मैट्रिसेस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सा। ये एक वचन और दो वचन यानी बहुवचन के लिए जब एक वचन होगा तो हम मैट्रिक्स यूज करेंगे, और यदि बहुवचन होगा तो वहां पर मैट्रिसेस यूज करेंगे। यानी कि एक मैट्रिक्स की बात हो रही होगी तो वहां पर मैट्रिक्स ही लिखेंगे, लेकिन जहां पर बहुत सारे आव्यूहों की बात चल रही होगी तो वहां पर हम मैट्रिसेस का यूज करेंगे। ठीक है, नाम की कंफ्यूजन दूर हो गई। अब चलते हैं आखिर ये आव्यूह होता क्या। हालांकि परिभाषा आएगी नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। यानी कि ये क्या है कि एक चीजों का या वस्तुओं का अरेंजमेंट है इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म। क्या है? एक आयताकार रूप में हम किसी संख्याओं को या किन्हीं नंबरों को या फलनों को एक रखने की व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। जैसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, यानी चीजों को हम आयताकार रूप में रख दें यानी कि अरेंज कर दें या उसमें हम निरूपित कर दें, तो वही आव्यूह बन जाता है। कैसे? जरा थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। मेरे पास में एक वाक्य है। वाक्य इस प्रकार है, देखिएगा कि ए के पास 10 पेन और 5 कॉपी हैं। ए के पास यानी ए कोई व्यक्ति है, जैसे राम है, श्याम है, लोकेश, रामू, श्यामू, जो भी आप चाहो वो नाम सोच लो अपने दिमाग में। और ऐसे सोचो कि एक लड़का है जिसके पास 5 पेन और 10 पेन और 5 कॉपी हैं। एक दूसरा लड़का है बी, उसके पास 15 पेन और 4 कॉपी हैं। एक सी लड़का है, उसके पास 9 पेन और 12 कॉपी हैं। अब इनको हम अरेंज कैसे कर सकते हैं? 2-3 तरीके हैं इनको अरेंज करने के। क्या है? ऐसे लिख दें हम एक टेबल सारणी में, हम इनका निरूपण करें तो किस तरह से कर सकते हैं कि पेन और कॉपी को ऐसे लिख लें और ए बी सी ऐसे नाम हमने डाल दिए। तो भाई ए के पास कितने पेन? 10 हैं, देखो ये आ गया। कितनी कॉपी है? 5 कॉपी है, 10,5। ऐसे बी के पास 15 और 4, सी के पास 9 और ये। तो इसका यदि मैं एक निरूपण कर दूं, देखिए ये बन गया आयत। इस तरीके से एक क्या बन गया? आयत बन गया। ठीक है, तो ये आयत बना नहीं बना? तो 10, 5, 15, 4 और ये, यहाँ पे ABC लिख दिया। तो ये ए के पास ये पेन और कॉपी का वो सिंबल निकल आया कि ए के पास 10 कॉपी 5 पेन, बी के पास 15 कॉपी 4 पेन 9। तो अब इतना ना लिखकर हमने बस एक सारणी बनाई, उसी से हमको पता चल गया। तो इन चीजों का ये जो निरूपण है यही आपका आव्यूह है। एक और एग्जांपल देखो, इस तरह से लिखा है। इसका एक और निरूपण है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पेन और कॉपी को यहाँ पर रखो, ABC यानी व्यक्तियों के नाम ऊपर रख दिए। पता चल गई ए के पास कितने पेन हैं, ए के पास कितने पेन? 10। ए के पास कितनी कॉपी? ये। ऐसे ये रख दिया। तो इसका भी एक निरूपण में बना दूंगा, तो ये इस तरह से एक निरूपण बन जाएगा। तो ये भी एक आव्यूह कहलाएगा। ये भी एक आयताकार रूप में बन गया है कि नहीं? यही आव्यूह है, यानी किन्हीं नंबर्स को या फंक्शंस को हम आयताकार रूप में अरेंज कर दें। ठीक है, यहां से ही चीजें पता चलती हैं। आप देखिएगा, यहाँ पे समझ लीजिएगा, आव्यूह में बहुत सारी चीजें होती हैं। आव्यूह में क्या होता है? जैसे कि ये जो आपका दिखाई दे रहा है, एक लंबी सी लाइन जो आपकी दिखाई दे रही है, इसको हम रो बोलते हैं। रो क्या बोलते हैं? रो। ओके,
रो यानी कि हिंदी में बोले तो पंक्ति, हिंदी में बोले तो पंक्ति। और इस तरह से ये जो होगा इसको बोलेंगे हम कॉलम। क्या बोलेंगे? कॉलम। ये कॉलम है यानी कि स्तंभ, ये स्तंभ होता है। क्या होता है? स्तंभ। तो इसी तरीके से यदि कोई भी एक 2 3 4 इस तरह से 5 6 7 8 और 9 10 11 12 इस तरह से है, तो अब इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि ये आपकी पहली रो होगी जिसको मैं R1 से निरूपण करूंगा। ये आपकी दूसरी रो है तो ये R2 से प्रदर्शित करूंगा। ये आपकी तीसरी रो है तो R3 से प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, तो अब समझ गए R1 R2 क्या होती है। ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। ओके, चलिएगा और समझिएगा। इसमें ये जो खड़ी लाइन होंगी ये इस तरह से, ये जो लाइन होंगी इसको C1 यानी कि कॉलम पहला, ये कॉलम दूसरा और ये कॉलम तीसरा और ये कॉलम आपका चौथा। तो अब इसमें हमेशा हम यहाँ पे लिख देंगे इसको कि भाई ये जो था ये कैसा आव्यूह था। इसमें कितनी रो थी? 3 रो थी। कितने कॉलम है? 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो यही चीज इसकी क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। इस आव्यूह की ये चीज क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। 3,4 3,4 यानी 3 × 4 ये क्या है? कोटि बन गई। कोटि बन गई तो मतलब ऐसा समझिएगा जैसे कि ये लिखा हुआ है 1 2 3 और 5 6 9 इस तरह का एक आव्यूह बनाया। इसकी कोटि बताओ। 1 नंबर का सवाल आता है आपके पेपर में, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? जरा ध्यान से समझेंगे। तो इसमें कितनी रो हैं? 1 रो 2 रो, यानी कि इसमें पहली रो दूसरी रो 2 रो हैं। कितने कॉलम हैं? 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो हमेशा R × C लिखते हैं। कितनी रो हैं? 1 और 1 2, 2 तो रो हैं इसमें। और कॉलम कितने? 1 2 3, 3 कॉलम है। तो 2/3 लिखा हुआ है तो यही इसकी कोटि बन जाएगी। 2/3। इसको यदि सॉल्व कर दोगे तो ये अवयवों की संख्या बन जाएगी। अवयवों की संख्या यदि आपसे पूछे, ध्यान से समझिएगा, अवयवों की यदि संख्या पूछेगा तो इसमें इन्हीं चीज की मल्टीप्लाई कर देनी है। कितनी हो जाएगी? 2 × 3 यानी कि 6। 2 3 6 अवयव मतलब कि इसमें कितने एलिमेंट हैं देखिएगा। 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 4 6 6 एलिमेंट हैं। जैसे इसमें कितने थे? 3 4 12 12 एलिमेंट होंगे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 एलिमेंट है। ठीक है, यहीं से हमको पता चलती है कि आव्यूह की कोटि और आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी है। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा एक चीज आपको समझ में आ गया। यहीं से आपकी और चीजें मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, बेसिक पढ़ने से यही चीज तो फायदा रहता है, हमको सारी चीजें पता चली हैं। आव्यूह की कोटि क्या होती है, ये क्या होता है। अब किसी भी कोई भी आव्यूह है उसको हम किस तरह से निरूपण करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। कोई भी आव्यूह है उसको हम इंग्लिश के कैपिटल अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं कि ये आव्यूह ए है। इसमें जो अंदर अवयव होंगे वो A11 A12 A13 इसी तरीके से आगे तक जाएंगे। यानी कि पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, इस तरीके से आगे तक चलता चला जाऊंगा। तो इसमें मैं मान के चल रहा हूं इसमें कितने हैं, यानी कि पहली रो में n एलिमेंट हैं। पहली रो में, या m कह दीजिएगा, m कोई दिक्कत नहीं है। पहली रो में m एलिमेंट, कितने एलिमेंट हैं? m। ठीक है, बात समझे या नहीं समझे? पहली रो पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, ऐसे ही पहली रो में m एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? m। ओके, अब ऐसे ही यहां पर आएगा, ये ध्यान से समझिएगा। इसमें ये दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, ऐसे ही करिए। यहाँ पर दूसरी रो का ये m एलिमेंट बैठेगा। m एलिमेंट क्यों बैठेगा? क्योंकि देखिएगा ये पहला है, ये इसमें दूसरा, तीसरा, ऐसे ये दूसरी रो का m एलिमेंट। ठीक है, ऐसे अब मैं इसको नीचे करता लेके आऊं। अब ये देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का
पहला एलिमेंट, ऐसे ही बात चलेंगे। तो अब मैं यहाँ पर देखिएगा, ये आपका क्या है, कॉलम है। ये आपका पहला कॉलम था, देखिएगा इसको पहला कॉलम था, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, पहली रो दूसरी रो, ऐसे नीचे तक लेकर आएंगे तो ये एनवा क्या है, एनवा बन जाएगा। ठीक है, क्या बन गया, ये पहली रो दूसरी रो तीसरी रो ऐसे जाती जाएगी, तो ये एनवी रो का पहला एलिमेंट। ऐसे ही आगे चलेंगे, ये एनवी रो का दूसरा एलिमेंट, और ये हो जाएगा आपका एनवी रो का तीसरा एलिमेंट। आगे चलते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे, तो ये हो जाएगा एनवी रो का एमवा एलिमेंट। एनवी रो का यानी कि एनवी रो का एमवा एलिमेंट। ठीक है, चलिएगा। तो अब इसका जो यहाँ पर जो नाम देंगे, तो अब इसमें देखिएगा पता चल गई आपको, क्या पता चल गई, कितनी रो हैं इसमें। तो इसमें जब रो की संख्या यदि देखेंगे आप, तो कितनी रो हैं इसमें, रो जरा ध्यान से समझो, एक रो दो रो ऐसी 3 4 5, तो ये कितनी रो हैं, एन इसमें रो है। और कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 ऐसे चलते जाएंगे, तो एम कॉलम है, एम कॉलम। तो इसकी कोटि कितनी बन गई, कोटि कितनी हो जाएगी, एन इंटू एम। ध्यान से समझ लीजिएगा, एन इंटू एम, एन इंटू एम, एन इंटू एम आ रहा है, तो एन इंटू एम ही इसकी कोटि बन जाएगी। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पर इसको देखिए, पढ़ने का तरीका ये है कि ये वाला जो एलिमेंट है A22, तो इसका मतलब क्या है, ये दूसरी रो और दूसरा कॉलम में है। देखिएगा, अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ऐसा समझो इस तरीके का लिखा हुआ है, फिर A11 A12 A13, 3x3 का बना दे रहा हूँ, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है ये वाला समझो, तो ये आपका कौन सा है, R2 है, ये आपकी R1 है, ये आपका R3 है। ठीक है, और ये वाला, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। ठीक है, अब ध्यान से देख, हमेशा हम पढ़ेंगे कैसे, किसी भी चीज को R इंटू C से पढ़ते हैं, पहले रो बोला जाता है फिर दूसरा कॉलम। यदि मैं कह रहा हूं भाई मेरे को बताओ दूसरी रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट कौन सा रहेगा, तो देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पहले रो लिखेंगे, दूसरी रो और कॉलम कौन सा, दूसरा, तो A22 के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो बात समझेंगे, इससे सवाल कैसे बनता है। सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ पर सिखा क्यों रहा हूँ इस चीज को, देखिए पहले समझो सवाल कैसे बनेगा। जैसे कि ये दे दिया आपका 1 5 7 9 11 -4 -2 -1 -6, इस तरह से दे दिया, एक आलू दे दिया। अब मैं इसमें पूछ रहा हूं आपसे A23 की वैल्यू निकालो। क्या पूछ रहा हूं मैं, A23 की वैल्यू निकालो। A23 का मतलब क्या है कि हमने क्या कहा था, A23 मतलब क्या है कि ये रो और ये कॉलम। A23 का मतलब क्या है कि ये दूसरी तो रो है और तीसरा है कॉलम। दूसरी रो, तो पहले देखो इसको समझो, इसमें ये आपकी पहली रो होगी, ये आपकी दूसरी रो होगी, ये आपकी तीसरी रो होगी। ऐसे ही ये आपका पहला कॉलम होगा, ये आपका दूसरा कॉलम होगा, ये आपका तीसरा कॉलम होगा। अब हम क्या है, दूसरी रो में पहुंचो, पहले तो दूसरी रो ये हो गई, दूसरी रो ये हो गई। ठीक है, ये, और इसमें तीसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो इस वाले एलिमेंट की ये बात कर रहा है, तो -1, दिस इज योर आंसर। इस तरह से सवाल पूछता है, इस तरह से सवाल पूछता है। तो मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ वाला एलिमेंट A23 से देख लो, यहाँ वाला एलिमेंट ही आया ना, तो ये चीज आपको दिमाग में मेमोराइज होनी चाहिए। 11 12 13 ऐसे आगे चलते चले जाएंगे, 21 22 23 ऐसे आगे चले जाएंगे, 31 32 33 ऐसे चले जाएंगे। अब आपसे पूछ ले कि A32 की वैल्यू निकालो, तो आपको पता चल गया कि तीसरी रो दूसरा कॉलम। तो आपको कैसे पता है, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट का बात कर रहा है, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट क्या है, -4 है। ऐसे ही यदि यहाँ से
A13 की बात करें तो मतलब क्या है, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, पहली रो का पहला दूसरा तीसरा, इस तीसरे एलिमेंट की ये बात कर रहा है। ऐसे ही A33 की बात करें तो समझ जाओगे आप, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 1 2 3, तीसरी रो 1 2 3, तीसरा एलिमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा। अब वैसे एक चीज देखिए, मैंने कोई ये देख के नहीं करे ना, जानबूझ के करे, देखिएगा इसमें जितने भी एलिमेंट आए सब माइनस 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 वाले आए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप समझ गए ना। ऐसे ही यहाँ पर हम A22 की बात कर रहे थे, A22 वैसे भी आपको पता है कि यहाँ बीच में आता है, ये वाला होगा। और वैसे समझो, दूसरी रो दूसरा कॉलम, पहला दूसरा, दूसरी रो और पहला दूसरा, दूसरा एलिमेंट यानी कि ये, इस तरह से ये वैल्यू आपकी फाइंड आउट होती है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी तरीके से 1 11 12 13 14 15 आगे तक चला जाएगा, 21 22 23 24 आगे तक चला जाएगा, 31 32 33 से आगे तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये इनका निरूपण होता है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलिएगा यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको हम आई और जे से प्रदर्शित करते हैं, आई और जे समझ जाना। ये आई यानी कि पहला वाला रो और जे मतलब कॉलम। ठीक है, आई और जे। ठीक है, इनसे आगे मैं बताऊंगा कैसे करना है, आगे यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सीखेंगे हम आव्यूह के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें, यानी कि आव्यूह के प्रकार। ये आव्यूह के प्रकार होते हैं, इनसे आप सारी चीजों को सीख जाओगे। आव्यूह किस तरह का है, आव्यूह का नाम क्या होगा, वो आप देखते ही बता दोगे, बस इन चीजों का ध्यान रखोगे। सबसे पहले स्तंभ आव्यूह, स्तंभ बोले तो कॉलम आव्यूह। कॉलम आव्यूह क्या होगा, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसे समझिएगा जिसमें केवल और केवल एक ही कॉलम होगा, चाहे उसमें रो कितनी भी हो। जैसे कि आपका इस तरह से देखिएगा, ये 1 2 3, इसमें ये देखिएगा एक ही कॉलम है लेकिन इसमें रो है 3। ऐसे देखिएगा कि यहाँ पर आपका 1 5 7 9 इस तरह का दे दिया। तो इसमें कितनी है, यानी कि एक कॉलम, कॉलम टाइप का ही दिखाई देगा, केवल एक कॉलम हो, चाहे उसमें रो कितनी भी हो। रो कितनी भी, 2 रो चलेंगी, जैसे कि 1 और यहाँ पर 5, इस तरह का आव्यूह बन गया। या केवल एक ही एलिमेंट है, ये भी अपने आप में मैट्रिक्स है भाई। इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। बस कॉलम मैट्रिक्स में आपको ध्यान रखना है कि उसमें कितना, कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए, चाहे रो कितनी भी हो चलेगा, रो कितनी भी हो चलेगा। ओके, बात समझ में आ गई? देखिएगा ये सभी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स होंगे। ऐसे ही आपका ये क्या है, रो मैट्रिक्स, जिसमें रो तो सिर्फ एक हो, कॉलम कितने भी हो। जैसे कि ये ऐसे खड़ा कर रखा है, इसको मैं लिटा दूं 1 5 7 इस तरह से। अब इसमें कितनी है, केवल एक रो है। या आप ऐसा देख लीजिएगा 1 5 7 9 11, इसमें रो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 इसमें कॉलम है, कॉलम से मतलब नहीं है। या आपका दो ही रो है, सॉरी 2 ही एलिमेंट है तो भी चलेगा, एक अकेला एलिमेंट है तब भी ये एक रो है इसमें, तो मतलब रो एक होनी चाहिए। तो वो आपका रो मैट्रिक्स यानी कि आपका पंक्ति मैट्रिक्स कहलाएगा। एक पंक्ति टाइप का बनवा है ना, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। आगे देखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम आपस में बराबर हों, रो और कॉलम बराबर हों। जैसे कि आपका 2x2 का, जिसके आपका 1 5 7 9, ये देखिएगा इसमें ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है। 3x3 का देख लो, 1 5 9 6 1 3 4 5 7, ये देखिएगा इस तरह का, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। आप चाहो तो अकेला भी बना सकते हैं, इसमें एक मैट्रिक्स है तो इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो 1x1 का ऐसा भी बन सकता है। बात समझ में आई? तो ये आपका क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर जिसमें रो और कॉलम बराबर हों। ठीक है। विकर्ण का मतलब क्या है, जिसमें ऐसा आव्यूह जिसमें केवल विकर्ण वाले अवयव अशून्य हो, बाकी सभी शून्य। जैसे कि आप ऐसे समझिएगा 1 5, सॉरी ऐसे, इसमें देखो ये यदि मैं इसको 0 कर दूं, इसको 0 कर दूं, इसको भी 0 कर दूं, और इसको भी 0 कर दूं, इसको भी 0 कर दूं, और इसको भी 0 कर दूं, बस ये समझ लीजिएगा
कि इसमें विकर्ण वाले जो अवयव हैं ये वाले शून्य ना हो। जैसे कि चाहे अंडर रूट में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 0 अंडर रूट 2 0 0 0 यहाँ पर 5, इस तरह का ये विकर्ण अवयव कहलाएगा, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। बात समझ में आ गई डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? ठीक है, अब आगे देखिएगा, एक अदिश, अब सीखेंगे हम ये वाला अवयव, यानी अदिश अवयव क्या होता है। अदिश और विकर्ण अवयव दोनों के दोनों को आप इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, इनमें बस थोड़ा सा अंतर रहता है। कैसे? यदि किसी भी अवयव के यदि विकर्ण वाले अवयव अशून्य है, यानी कि 0 नहीं है, बाकी सभी एलिमेंट आपके 0 हैं, तो वो तो विकर्ण अवयव कहलाएगा। जैसे कि आपका देखिएगा 1, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पर मैं कह दूं 5, ये भी 0 0 0, यहाँ पर कह दूं मैं 7, तो ये क्या बन गया? विकर्ण अवयव बन गया। क्या बन गया? ये विकर्ण अवयव हो गया, ये आपका विकर्ण अवयव हो गया। लेकिन इस विकर्ण अवयव की ही एक स्पेशल कंडीशन बना दूं मैं कि यहाँ पर एक एलिमेंट है, यदि मैं यहाँ पे ये 5 है, ये भी 5 कर दूं, ये भी 5 कर दूं, या यहाँ पर मान लीजिए 1 है और ये 7 है, तो इसको भी 7 कर दूं, इसको भी 7 कर दूं, तो बात समझ में आई? यानी कि विकर्ण अवयव में ही यदि विकर्ण वाले अवयवों को मैं बराबर कर दूं, ये बराबर कर दिया, ये भी आपस में बराबर कर दिया, तब ये आपका क्या बन जाएगा? अदिश अवयव बन जाएगा, यही आपका अदिश अवयव हो जाएगा। तो विकर्ण अवयव की ही एक अगली कंडीशन, यानी कि एक स्पेशल कंडीशन होती है, उसको हम अदिश अवयव कहते हैं, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। बशर्ते इसमें अंतर यह है कि विकर्ण अवयव के जो विकर्ण वाले जो अवयव होते हैं उसमें वो कैसे भी हैं चलेगा, लेकिन स्केलर अवयव में ये वाले जो अवयव हैं ये बराबर होने चाहिए। ठीक है, यदि ये अंडर रूट 5 कर दूं तो ये भी आपके अंडर रूट 5 होना चाहिए, अब ये अदिश अवयव कहलाएगा। यदि इसमें से एक आपस में ये कैसा है, ये आपका 5 है, तो अब ये अदिश अवयव नहीं, अब केवल और केवल ये विकर्ण अवयव कहलाएगा। यदि ये तीनों ही आपस में बराबर हो जाएंगे तब ये आपका क्या कहलाएगा? अदिश अवयव कहलाएगा। ठीक है, चलेगा। एक तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी, इसी में यदि इसी की एक और अगली कंडीशन है कि यदि यहाँ पर आपका 1 आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए? 1 आ जाए, तब ये आपस में क्या कहलाएगा? आपका आइडेंटिटी अवयव कहलाएगा, यही आपका आइडेंटिटी अवयव कहलाएगा। यहाँ पर क्या था कि कोई भी देखिएगा, ध्यान से समझिए, इसमें क्या अंतर है, ये आपस में यहाँ पर 1 और यहाँ पर कर दूं 5, ये 7 है, ये आपका क्या कहलाएगा? विकर्ण अवयव कहलाएगा, विकर्ण अवयव। लेकिन यदि इसमें ये बराबर हो गए तो ये आपका अदिश अवयव बन गया। अब बराबर तो है, बराबर में भी एक और कंडीशन आ जाए कि यदि यहाँ पर एक एलिमेंट आ जाए, यानी कि यूनिट एलिमेंट आ जाए, 1 1 आ जाए, तब फिर ये आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। तो ये 3 कंडीशन आपस में इंपोर्टेंट है और मिली जुली है। विकर्ण के अवयव आपस में, विकर्ण के अवयव कुछ हैं और बाकी सभी 0 हैं, तब विकर्ण अवयव। विकर्ण के सभी अवयव बराबर हैं तो वो अदिश अवयव, अदिश मैट्रिक्स। और यदि अदिश मैट्रिक्स में के जो अवयव हैं, यानी कि ये वाले, ये सभी 1 यानी 1 1 1 है, तब ये आपका आइडेंटिटी अवयव कहलाएगा। और 0 अवयव यानी जिसमें सभी एलिमेंट 0 हैं, अर्थात यहाँ पे भी 0 लगा दो, यहाँ पे भी 0 लगा दो, ये भी 0, तो ये आपका 0 अवयव बन जाएगा। बात खत्म, समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन बेसिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सवाल कराएंगे, कल से 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। 3.1 एक्सरसाइज का पहले, दूसरे, तीसरे सवाल को तो आप अपने आप कर लोगे, क्योंकि मैंने बेसिक में आपको बता ही दिया, एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।